11 जनवरी 2025 को स्वतंत्रता सेनानी भवन मुरादाबाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन इंडिया और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजिशियन संगठन मुरादाबाद के संयुक्त तत्वाधान में भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के महत्व को उजागर करना और उसके वैज्ञानिक आधार को समाज के सामने प्रस्तुत करना और इस पद्धति के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस संबंध में हथरैला मुरादाबाद स्थित एसएसपी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी देते हुए काफी कुछ बताया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के महत्व को उजागर करना और उसके वैज्ञानिक आधार को समाज के सामने प्रस्तुत करना और इस पद्धति के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस संबंध में हथरैला मुरादाबाद स्थित एसएसपी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी देते हुए काफी कुछ बताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कल होने वाले कार्यक्रम दिनांक 11 जनवरी को हमारे इलेक्ट्रोपैथी के फाउंडर डॉक्टर काउंट सीएस मेटी का 216वां जन्म दिवस स्वतंत्रता सेनानी हॉल कंपनी बाग में मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास एमएलसी मुरादाबाद और बरेली रहेंगे। और इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रोपैथी की नई जानकारियाँ दी जाएंगी और जो हमारे डॉक्टर हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये खास बात क्या होगी? खास बात यह है कि 4 जनवरी 2012 को उत्तर प्रदेश शासन ने जो आदेश दिया था उसका वो हाईलाइट करना है और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा अभ्यास पर कोई रोक नहीं है, अनुसंधान पे रोक नहीं है, इसकी शिक्षा पे कोई रोक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश शासन का 2012 का 4 जनवरी का आदेश है। अच्छा, इसमें जो अब तक हट गई है सभी पे से कोई भी इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर है उन पे उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रोक नहीं है, वो स्वेच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मरीजों का उपचार कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह से शासन की तरफ से कोई हैरेसमेंट नहीं होगा और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस में होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लिख करके दिया, लिखित आदेश ठीक सीएमओ का। ये खास बात ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी तक जैसी सरकार चलती थी पहले उस तरीके से अभी तक इसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह है ये कि गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए कानून नहीं बनाया है। जिस समय कानून बन जाएगा तो उन्हें प्लेटफॉर्म और पैथियों के बराबर मिल जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र ही इलेक्ट्रोपैथी के लिए कानून बनाया जाए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शिक्षण संस्थानों को किस तरह से प्रमाणित किया जाएगा? उसका जो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश है और काउंसिल हैं, वो अपने तरीके से जो भी उनकी मानक तय करते हैं उन मानक को पूर्ण करके ही वो इलेक्ट्रोपैथिक कॉलेज चला सकते हैं। यानी बोर्ड गठित अब होगा इसका? बोर्ड तो सरकारी बोर्ड होगा, अभी तो प्राइवेट बोर्ड चल रहे हैं। सरकारी बोर्ड हो जाएगा तो सरकारी बोर्ड अपने हिसाब से मानक, जैसे कि एमबीबीएस करने के लिए नीट का क्वालिफाई करना होता है, बीएचएमएस के लिए नीट है, बीएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए नीट है, ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथिक का डिग्री कोर्स चालू होगा तो उसके लिए वो सारे मानक उसको पूर्ण करने पड़ेंगे जो भी कॉलेज चलाएगा। तो क्या इसके बाद जो प्राइवेट संस्थानों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब तक किए हुए हैं, क्या वो भी माने रहेंगे? उसको सरकार क्या करती है, जब कोई कानून बनाती है तो उसके लिए कुछ समय देती है कि 5-6 महीने का कोई कोर्स कर लिए जिससे कि हम आपको उनके इक्वल मान लेंगे। जैसे बीएमएस होम्योपैथी का जब ख़त्म हुआ, बीएचएमएस आया तो बीएचएमएस के लिए उन्होंने 1 साल का कोर्स किया था कि जो लोग बीएमएस किए हुए हैं वो 1 साल का कोर्स कर लें तो वो डिग्री होल्डर बीएचएमएस कहलाएंगे। इस तरह के गवर्नमेंट कानून लाती है जो भी पुराने डॉक्टर्स हैं। होम्योपैथी के लिए जब होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हुई तब भी बहुत सारे लोग लिखते थे HMB रजिस्टर्ड, तो HMB रजिस्टर्ड उन्हीं को किया गया जिन्होंने को कोई ट्रेनिंग दी गवर्नमेंट ने और उनको रजिस्ट्रेशन दिया। ठीक, मैं डॉक्टर रेहानुल हुदा, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन। और आज जो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो कल हम लोगों का एक कार्यक्रम मुरादाबाद में स्वतंत्रता सेनानी भवन में होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम के विषय में हम लोगों ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और कल हम लोग विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दिवस मनाने जा रहे हैं,
क्योंकि कल हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का बर्थडे है और ये दिन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और भारत के अंदर बहुत सारी संस्थाएं इस कार्यक्रम को कल मना रहे हैं और देश के गणमान्य व्यक्ति अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और पीछे भी हम लोगों के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी स्पीकर जी और अभी पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उपराष्ट्रपति जी ने भाग लिया था। और कल के इस कार्यक्रम में हमारे मुरादाबाद जिले के और आसपास के ज़िले के सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इकट्ठे होंगे और जिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स ने जो अपने कुछ उनके शोध पत्र हैं वो उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फील्ड में जिन डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उन लोगों को भी कल हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। तो आजकल जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहे या अब से पहले जो अभी तक चल रहा था नेचुरोपैथी जिसको कह रहे थे, तो इनका एक बोर्ड होता है क्या? अभी तक कोई ऐसा एक पर्टिकुलर बोर्ड है जिससे कि सभी जो ब्रांचेस हैं या जो संस्थानें खुली हुई है जगह जगह पर वो उससे प्रमाणित हो, उससे अटैच हो? नहीं, देखिएगा, नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोनों जो है वो अलग अलग सिस्टम है। और नेचुरोपैथी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति के अंदर आती है। और जितनी भी पद्धतियाँ अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति में आती हैं उन सब के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है जिसको कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से जानते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और सिद्धा एंड नेचुरोपैथी ये सारा आयुष के अंदर शामिल है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अभी कोई बोर्ड नहीं गठित हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, जिसको हम लोग IDC कहते हैं। ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में बनी है और ये कमेटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वैज्ञानिक स्तर देख रही है। इस कमेटी के अंदर जो चेयरमैन है कमेटी के वो एक्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं डॉक्टर, और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी एंड एम्स, CDRI, इनके जो डायरेक्टर्स हैं ये सारे इस कमेटी के मेंबर्स हैं। और ये हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है उसकी वैज्ञानिकता को परख रहे हैं कि किस तरीके से इसको पूरा सेटल किया जाए, या ये कितना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारे मरीज के ऊपर कितना प्रभावी है और देश के लिए इसका कितना ज़्यादा उपयोग हो सकता है। और हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा वैज्ञानिक पक्ष उन लोगों के सामने रखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कितने तीव्र प्रभावकारी है, या हम लोग इसको इमरजेंसी केसेस के अंदर कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से डील कर सकते हैं, या क्रॉनिक केसेस हम लोग इसमें कैसे डील कर सकते हैं। और इसका पूरा इसको अप्रिशिएट भी किया है कमेटी ने और जल्दी ही जो है गवर्नमेंट को कमेटी एक अपनी रिपोर्ट बना करके देगी और वो उस पूरा एक प्रोसीजर के बाद में गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइजेशन देगी और फिर इसका बिल पास होकर के संभवतः ये भी जो है वो आयुष के अंदर ही इसको जो है मर्ज किया जाएगा। अब तक जो चिकित्सा पद्धति चली आ रही है या जो चिकित्सा के लिए जो भी मेडिसिन हो या ट्रीटमेंट्स हो उन सबको देखते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसा क्या अलग और क्या खास है जिसके लिए लोगों को इसकी तरफ प्रेफर किया जाए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ आप ज़्यादा जाए? देखिए, जब से इस मानव की उत्पत्ति हुई है तब से मानव अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, नई नई चिकित्सा पद्धतियों ने जन्म लिया। और किसी भी चिकित्सा पद्धति के जन्म लेने का मकसद सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं अभी तक हम हेल्थ को पूरी तरीके से हेल्थ देने में असमर्थ है, इसलिए नई नई जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो जन्म ले रही हैं। और जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सवाल है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरी तरीके से एक प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम है और प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम ऑलरेडी पहले से भी है। जैसे मान लीजिएगा आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथिक में भी प्लांट यूज़ होता है, सिद्धा के अंदर ही प्लांट यूज़ होता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है इसका जो मेडिसिन बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक अपने आप में एक डिफरेंट वे है जिसको हम लोग स्पेजरिक प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या है कि हम प्लांट की एनर्जी यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन जो है बॉडी को भी हम लोग जो देख रहे हैं, बॉडी भी हमारी क्या है, बॉडी हमारी एनर्जी से चल रही है। तो ये जो पूरा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हम बॉडी को एनर्जी के रूप में देखते हैं कि अगर हमारे कोई ऑर्गन वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है वो मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो इस सिस्टम में क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम जो है वो सेफ सिस्टम है
इस सिस्टम के कोई जो है किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। फिर इस सिस्टम से हम लोग लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। हम किसी पार्टिकुलर डिजीज के ऊपर जाके काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। और जब हम लोग किसी भी चीज़ को रिस्टोर करते हैं तो हमारे बीमारियों को ठीक करने की संख्या दूसरे सिस्टम के कंपेरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें आपको? इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसा कि डायग्नोसिस से लेके और ट्रीटमेंट तक, हाँ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? देखिएगा, इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायग्नोसिस है, तो इसमें डायग्नोसिस हमारा सिम्टम बेस नहीं होता है। हम लोग ये नहीं देखते कि इसको ये सिम्टम मिल रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बाल झड़ रहे हैं आपके, ठीक है, तो बाल झड़ने के लिए हमको हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम सोचेंगे सिम्टोमेटिकली बाल झड़ रहे हैं तो इसकी पार्टिकुलर ये मेडिसिन हो सकती है। उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम उस पेशेंट का टेम्परामेंट देखेंगे, उसका नेचर क्या है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से ऑर्गन हाइपर में जा रहा है, कौन सा ऑर्गन हाइपो एक्टिविटी में जा रहा है। तो जब भी हमारा कोई ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, फॉर एग्जांपल अगर किडनी हमारी डिस्टर्ब होती है तो नॉर्मली क्या है कि वो बाल झड़ने जैसी परेशानी आ सकती है। तो अब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या करेंगे कि किडनी की जो एनर्जी है, किडनी अगर हमारी हाइपर में जा रही है या हाइपो में हो रही है, तो हम उसकी एनर्जी को मेडिसिन से अपने बैलेंस करेंगे। तो जैसे ही हमारी किडनी की एनर्जी जो है वो ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचेगी, तो ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचते ही जो सिम्टम्स आप